नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है ओरिजिन ऑफ अर्थ। इसमें हमने पूर्व के अध्याय में इवोल्यूशनरी थ्योरीज के बारे में देखा था। दो प्रकार की थ्योरियाज ओरिजिन ऑफ को अर्थ को समझाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने दी है, जिसमें पहली है इवोल्यूशनरी थ्योरीज और दूसरी है कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज। तो इवोल्यूशनरी थ्योरीज का हमने पूर्व अध्याय में अध्ययन किया है। अब हम कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज के बारे में जानेंगे। कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज आर दोज विच इमेजिन दैट प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड बाय सम स्पेशल एक्सीडेंट और कैटास्ट्रोफ सच एज द क्लोज अप्रोच ऑफ द टू स्टार्स और बाय कोलिजन ऑफ टू स्टार। दो तारों की टक्कर से कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज में पृथ्वी का उत्पत्ति समझाई गई है। However, as the stars are so far apart in galaxy, the possibility of such a catastrophe is extremely rare. The examples of catastrophic theories are the planetesimal and gaseous-tidal hypothesis mainly. अब हम विभिन्न कैटास्ट्रोफिक थ्योरीज को देखेंगे। तो पहली आती है इसमें बफन की टक्कर परिकल्पना। बफन के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य एवं एक अन्य तारे की आपस में टक्कर से हुई है। सूर्य के अति विशाल गैसीय पिंड और भ्रमणशील तारे के टक्कर के फलस्वरूप गैसीय पदार्थों के छोटे पिंड मुख्य पिंडों से अलग दूर दूर बिखर गए। इन छिटके पिंडों में से कुछ तो सूर्य के आकर्षण क्षेत्र में थे और दूर जाते भ्रमणशील तारे के आंशिक प्रभाव के परिणाम स्वरूप सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमने लगे। यह ग्रह हुए शेष पिंड घुमंतु तारे के साथ गए और अंतरिक्ष में ही विलीन हो गए। इस परिकल्पना की गणितीय व्याख्या असंभव है। तो पहली बफन की टक्कर परिकल्पना हमने देखी। अब इसके पश्चात आती है चैम्बरलिन एवं मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। फॉरेस्ट रे मोल्टन एवं टॉम सी चैम्बरलिन की इस परिकल्पना का आधार है सौर ज्वाला यानी कि सोलर प्रोमिनेंस के रूप में ज्ञात सूर्य सतह पर गैसीय पदार्थों का विस्फोट। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के पास से एक अन्य भ्रमणशील तारा गुजरा। कालांतर में उसी समय सूर्य में सौर ज्वाला उत्पन्न हुई। विस्फोटित गैस पिंड तारे के आकर्षण के कारण सूर्य से अलग हो गए। तारे के दूर हटने पर पृथक्कृत पिंड दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इसी समय पदार्थों के संघनन पर ग्रहाणु बने और यही ग्रहाणु आपस में मिल ग्रहों एवं उपग्रहों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इसके पश्चात हम देखते हैं इसे द प्लेनेटिज्मल हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टन इन 1904। यह 1904 में प्रतिपादित की गई थी। द मेन पॉइंट्स ऑफ द हाइपोथेसिस आर एज फॉलोज। पहला है द सन एग्जिस्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। ए लार्ज पासिंग स्टार अप्रोच्ड वेरी क्लोज टू द सन। दूसरा है ड्यू टू द डिस्ट्रप्टिव फोर्सेज ऑफ द सन एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द पासिंग स्टार जायंट मासेज ऑफ गैस वर torn फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सन। तीसरा मुख्य बिंदु है The giant masses of gas broke into a large number of small chunks, which on cooling gave rise to solid particles called planetesimal. Planetesimal किसे कहते हैं? The giant mass of gas broke into a large number of small chunks, which on cooling gave rise to solid particles called planetesimals. The planetesimals started flying as cold bodies into orbits around the sun in the
plane of passing star. By collision and gravitational attraction, the larger planetesimals swept up the smaller pieces and thus planets were formed. इसके बाद हम देखेंगे जीन्स एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। ब्रिटेनी वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स एवं हेराल्ड जेफरीज के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य की सतह पर एक अन्य विशाल तारे के ज्वारीय प्रभाव के फलस्वरूप हुई है। एक विशाल भ्रमणशील तारा सूर्य के पास आया। आकर्षण के फलस्वरूप सूर्य सतह पर ज्वार उत्पन्न हुए। दूर जाते तारे के प्रभाव में ज्वारीय क्षेत्र का एक लंबा गैसीय पिंड सूर्य से अलग हो गया। तारे के अंतरिक्ष में विलीन होने के पश्चात इस गैसीय पिंड, जिसे उन्होंने फिलामेंट अर्थात तंतु नाम दिया, सूर्य की ओर लौट आया और इसके छोटे छोटे भागों में बढ़ जाने पर ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ग्रहों पर सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से इसी प्रकार उपग्रह भी उत्पन्न हुए। इस परिकल्पना के आधार पर सौरमंडल के परिभ्रमण, ग्रहों की आकृति, कोणीय संवेग संबंधी तथ्य नहीं समझा सकते। Gaseous tidal hypothesis was proposed by Jeans and Jeffries in 1925। 1925 में यह थ्योरी दी गई थी जीन्स एवं जेफरीज नामक वैज्ञानिकों ने। The gaseous tidal hypothesis may be summarized as follow. A very large star progressively approached close to the sun. Due to the gravitational pull of the star, a gaseous tide was raised on the surface of sun. As the star came nearer, the tide increased in size. When the star began to move away, the gaseous tide was detached from the sun. Its shape was like a spindle, being thickest in the middle. This spindle-shaped gaseous mass soon broke into 10 pieces, 9 of which condensed into planets, and the remaining one, which further broke into small pieces, formed the group of planetoids. The main objectives to the gaseous tidal hypothesis are as follows. The passing star is unable to impart the proper angular momentum to the detached gaseous masses. The hot gaseous mass pulled away from the sun would not form solid planets but would dissipate into the space. इसके पश्चात आती है रसेल एवं लिटिलटन की युग्म तारा परिकल्पना, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। आकाशगंगा में अनेक तारे युग्म के रूप में हैं। डॉक्टर H.N. रसेल एवं डॉक्टर R.A. लिटिलटन के अनुसार सौरमंडल की सृष्टि से पूर्व सूर्य भी युग्म तारे के रूप में था। प्रमुख सूर्य के पास ही एक अन्य छोटा तारा था। एक भ्रमणशील तारा इसके पास से गुजरा। इस तारे के प्रभाव स्वरूप युग्म तारे के छोटे से तारे से एक ज्वारीय तंतु अलग हो गया। बाद में यह प्रभावित तारा और आगंतुक तारा भी अंतरिक्ष में चले गए। पृथक्कृत ज्वारीय तंतु सूर्य की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करने लगा। इसी तंतु के विखंडन पर विभिन्न ग्रह बने। ग्रहों पर सूर्य के ज्वारीय प्रभाव से उपग्रह बने। यह परिकल्पना संवेग संबंधी तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर पाती। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय लिटिलटन इन 1938। 1938 में यह प्रतिपादित की गई। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स द सन हैड ए कंपेनियन स्टार। Another star approached close to these double stars and dragged the companion star away.
A gaseous filament was torn from the companion star and it remained close to the sun. The planets were originated from this gaseous filament in same way as described in gaseous tidal hypothesis. इसके पश्चात आती है रोसगन की विखंडन परिकल्पना। रोसगन ने युग्म तारे की उत्पत्ति स्पष्ट की। इसके अनुसार संकुचन और फलस्वरूप बढ़े हुए घूर्णन के प्रभाव में एक तारा दो भागों में विखंडित हो गया। विखंडित तारे में एक प्रमुख भाग था, दूसरा अस्थायी छोटा भाग। विखंडन के समय ही एक अन्य भ्रमणशील तारा पास से गुजरा। फिर ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति ज्वारीय परिकल्पना के अनुकूल हुई। इसके पश्चात आती है एसी बनर्जी की सिफिड परिकल्पना। सिफिड सूर्य से बहुत बड़ा तारा होता है। इसके आकार में संकुचन का एवं प्रसार होता रहता है। इसके आकार में निरंतर संकुचन एवं प्रसार होता रहता है। इसी के साथ उसकी प्रकाश दीप्ति भी घटती और बढ़ती रहती है। सर एडिंगटन और गुडरोक की सिफिड संबंधी खोजों के पश्चात सन 1942 में एसी बनर्जी ने सौरमंडल की इस प्रकार की सिफिड की उत्पत्ति की परिकल्पना प्रस्तुत की। ऐसे सिफिड के पास से अन्य भ्रमणशील तारा गुजरा। ज्वारीय प्रभाव में सिफिड अस्थायी विस्तृत पिंडों में बट गया। इन्हीं पिंडों के संघनन पर सूर्य एवं ग्रहों की उत्पत्ति हुई। सौरमंडल की अनेक विशेषताएं इस परिकल्पना के आधार पर समझाई गई है। फ्रेड होयल की नवतारा परिकल्पना। यह युग्म तारा परिकल्पना के समान है। अंतर केवल यह है कि युग्म तारा में अस्थायी तारा एक नवतारा था। नवतारा एक अस्थायी स्वयं विस्फोटित हो अकस्मात प्रज्वलित और क्रमशः निस्तेज हो जाने वाला तारा होता है। जब इस तारे का सूर्य की तरफ वाला भाग विस्फोटित हुआ तो वह विपरीत दिशा में प्रक्षिप्त हुआ। उसी समय एक तारा अपने भ्रमण पथ पर पास से गुजरा। प्रतिक्षेप वेग और भ्रमणशील तारे के आकर्षण के कारण प्रतिक्षेपित नवतारा अंतरिक्ष में विलीन हो गया। विस्फोट से उत्पन्न गैसीय पिंड युग्म के प्रमुख तारे को केंद्र मान परिभ्रमण करने लगे और इनके संघनन पर विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार हमने कैटास्ट्रोफिक यानी कि प्रलयवादी द्विपेत्रक परिकल्पनाओं के बारे में आज अध्ययन किया। इससे यह सार निकलता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित और प्रचलित हैं, पर किसी एक परिकल्पना के सहारे हम पृथ्वी की समस्त विशेषताएं नहीं समझा सकते हैं। इसके पश्चात हम नेक्स्ट अध्याय में अध्ययन करेंगे।